नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे। हरित न्याय अधिकरण, इसके बारे में भी हम क्या है पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स की बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो अधिकरण हैं उनकी स्थापना के लिए मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में क्या है संशोधन किया गया और उसके बाद अधिकरण की स्थापना के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए। यहां से भी क्वेश्चन आता है। पहले समझते हैं कि अधिकरण होता क्या है, ये है क्या। तो भारत में न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय हैं। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब है कि एक स्पेशल पर्पस के लिए, उसी कार्य के लिए बनाए गए हैं। पूर्ण न्याय ये दे नहीं सकते, केवल जिस कार्य के लिए बने हैं उसी को देंगे। जिनका उद्देश्य क्या होता है, विभाग से जुड़ी समस्याएं जो भी होती हैं उन समस्याएं एवं शिकायतों का निस्तारण करना तथा न्यायपालिका पर जो बोझ अतिरिक्त लगता है उस बोझ को क्या है कम करना। इसी वजह से क्या है भारत में अधिकरण की स्थापना की जाती है कि जो न्यायपालिका है उस पर बोझ कम हो जाएगा। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो अधिकरण बनाया जाएगा वो कार्य करेगा तो न्यायपालिका पर कम बोझ पड़ेगा और अपना अन्य कार्य सभी वो अच्छे से कर पाएगी। तो भारतीय संविधान में जब मूल में नहीं थे ये, तो संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक भाग जोड़ा गया, नया भाग जोड़ा गया 14A का, यानी 14 का, या आप इसको कह सकते हैं 14A। ये एक नया भाग जोड़ा गया जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 223 का, यानी कि 223 में भी क्या है, 323 में भी क्या है संशोधन किया गया और 323 जो है बी खा जोड़ा गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अनुच्छेद 2 जोड़े गए और भाग 4 का में जोड़े गए और संविधान संशोधन 42वां हुआ। तो इस तरीके से भारत में अधिकरण की जो व्यवस्था थी संविधान संशोधन के माध्यम से आई। तो 323A याद रखना आप, 323B इसको भी याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संविधान संशोधन 42वें के माध्यम से जोड़े गए। नया भाग भी जोड़ा गया 14A, 14 का, जिसमें ये दोनों अनुच्छेद को जोड़ा गया। ये अनुच्छेद हैं क्या, इनको भी हम देखते हैं। चलिए चलते हैं। जो अनुच्छेद 323 का है, जो अनुच्छेद 323A है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संसद, यहां ध्यान रखना, संसद यानी कि राज्य विधानमंडल नहीं, संसद को यह अधिकार है कि वह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लोक सेवकों, राज्य सरकार के जो PCS अधिकारी हैं वो और केंद्र सरकार के जो UPSC से कमीशन से चुन के आते हैं वो, उनके लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था करेगी, प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था करेगी। तो अनुच्छेद 323 का जो है प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था के लिए प्रावधान करता है। इसमें 2 अधिकरण हैं, राज्य के लिए और केंद्र सरकार के लिए। लेकिन इन दोनों अधिकरणों की स्थापना करेगी कौन, संसद। कौन करेगी, संसद ही करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं करेगा। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को पारित किया, जिसके तहत केंद्र स्तर पर क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया और राज्य स्तर पर क्या है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण बनाए गए। और इन दोनों अधिकरणों की स्थापना का जो है शक्ति किसके पास थी, संसद। तो ये याद रखना। तो केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई और ये स्थापना संसद को शक्ति दी गई है। किसमें, अनुच्छेद 323A में। अनुच्छेद 323 ख क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो प्रशासनिक अधिकरण हैं, यानी प्रशासन में आने वाले लोगों के अलावा और कार्यों के लिए जो अधिकरण बनेंगे
वो अधिकरण बनेंगे 323 ख में, और प्रशासनिक अधिकरण बनेंगे 323 क में। इसमें क्या है, इसमें पावर देखो, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को पावर दी गई कि वो प्रशासनिक अधिकरण के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकरण अगर बनाना चाहती हैं तो उनकी स्थापना कर सकती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 323 ए में जो है प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था है जो संसद बनाएगी, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे वो केंद्र के लिए हो। 323 ख में प्रशासनिक अधिकरण के अतिरिक्त अन्य अधिकरण बनाने हो, जैसे जीएसटी के लिए कोई अधिकरण बनाना हो या फिर पर्यावरण के लिए कोई अधिकरण बनाना, तो वो दोनों जो है केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। इसकी ये क्या है, यहाँ पर पावर दी गई। तो ये समझ में आया आपको, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर भी ये गलती हमसे कई बार हो जाती है। आगे चलते हैं, इंग्लिश वर्जन, यानी कि अंडर द आर्टिकल 323 ए में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ट्रिब्यूनल जो है केंद्र सरकार ने या संसद ने एक एक्ट 1985 में क्या है पास किया, उसके तहत क्या है बनते हैं। केंद्र स्तर पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता है। ये दोनों के अलावा एक आर्टिकल और आपको याद रखना है, 323 बी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक अधिकरण के अलावा अन्य अधिकरणों की क्या है स्थापना कर लें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम अभी पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसको हम अगर आप बात करेंगे तो इसको हम कैट भी कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। उसी अधिनियम के माध्यम से क्या है इसको स्थापित किया गया 1 नवंबर 1985 को, जिसकी मुख्य शाखा कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 18 शाखाएं और हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कितनी 19 शाखाएं हैं। आपको याद रखना है कितनी शाखाएं, 19, जिसमें एक दिल्ली में है, उसके अलावा 18 शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण करता क्या है, जो केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनकी कोई भी समस्या है, उनके वादों से संबंधित कोई भी विवाद है, उनकी पेंशन को लेकर हो सकता है, उनकी वेतन को लेकर हो सकता है, उसके प्रमोशन को लेकर हो सकता है, उसमें क्या है आप जा सकते हैं। न्यायपालिका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने की अपेक्षा यहाँ पर आपको जाकर क्या है जल्दी न्याय मिल जाएगा, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है ना। तो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में है। आगे देखते हैं इसके और अधिकरण के जो सभी, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष होते हैं, जो इसके हेड होंगे वो एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें उपाध्यक्ष होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और एक प्रशासनिक व्यक्ति होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुछ न्यायिक व्यक्ति होंगे और कुछ क्या है प्रशासनिक व्यक्ति होंगे। इन सब से मिलकर क्या है केंद्रीय प्रशासनिक आयोग केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनेगा। अब जो अधिकरण था उसकी अधिकतम संख्या क्या है 40 निर्धारित की गई थी कि सबको मिलाकर क्या है 40 होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो अभी अधिकतम संख्या कितनी होती है 20, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 40 तक का भी है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, प्रेजेंट में हों, या फिर वो रह चुके हों, या फिर कम से कम 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष के पद पर रहे हों, तभी वो क्या है अध्यक्ष बन सकते हैं। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष बनने की योग्यता है या तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रहे हों, या फिर 2 वर्ष तक क्या है उपाध्यक्ष रहे हों, तब भी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष वो है बन सकते हैं। तो आया समझ में। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आईएएस ने कई बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष बनने की योग्यताएं आपको पता चली। अब आगे चलते हैं।
अधिकरण के जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 65 वर्ष तक की आयु तक क्या है रह सकते हैं। अन्य सदस्य जो है 62 वर्ष तक की आयु तक क्या है इसके सदस्य रह सकते हैं, अधिकरण के सदस्य रह सकते हैं। तो प्रशासनिक जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसके क्या है सदस्यों की बात की जाए तो वो 62 वर्ष तक और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 65 वर्ष तक और सभी सदस्य जो है अधिकतम 5 वर्ष तक क्या है एक बार में चुनकर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो ये चीजें भी आपको समझनी है। आगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष हों चाहे वो उपाध्यक्ष हों, चाहे वो न्यायिक व्यक्ति हों चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हों, ये चारों से मिलकर बनता है। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। इसका मतलब हो गया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अगर नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अगर राज्य प्रशासनिक अधिकरण की होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि राज्य का प्रशासनिक अधिकरण भी केंद्र सरकार ही बनाएगी, संसद ही बनाएगी, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। राष्ट्रपति न्यायिक जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या है परामर्श लेंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जो न्यायिक सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या है परामर्श लेना आवश्यक है राष्ट्रपति महोदय को। अगला, राज्य प्रशासनिक अधिकरण की बात अगर की जाए तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति इसके सदस्य, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य जो भी हैं वो सब क्या है राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या है नियुक्त किए जाएंगे। किंतु राष्ट्रपति यहाँ पर राज्य के लिए है तो राज्यपाल से भी क्या है परामर्श लेंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण हो चाहे वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। आगे तो ये देख लीजिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब हैं, जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के माध्यम से होंगे, ठीक है ना। और जो स्टेट वाले भी होंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले भी होंगे, वो भी क्या है प्रेसिडेंट के माध्यम से होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं, तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में हमने चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं न्यायिक अधिकरण क्या है, भारत का हरित न्याय अधिकरण क्या है। देखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीजें आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा हमें नहीं सोचना है क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है और एक अच्छी रैंक लानी है। तो अब हम पढ़ते हैं हरित न्याय अधिकरण क्या है। पर्यावरण से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण की स्थापना की गई। अब भाई पर्यावरणीय समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं। कुछ लोग पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे विधिक कार्रवाई की जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण की समस्याएं थी और उनसे संबंधित विवाद थे उन सब को निपटाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। संसद ने पहले इसके लिए क्या एक अधिनियम पारित किया। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, यहां पर न्याय छूट गया है, न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया, जिसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। ये कई बार पूछा गया है पीसीएस में कि किस अधिनियम के तहत और कौन सी डेट, 18 अक्टूबर 2010 को क्या है राष्ट्रीय न्याय अधिकरण, राष्ट्रीय न्याय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना की गई। ये अधिकरण करता क्या है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 के हमारे यहाँ पर जो दीवानी मामलों के लिए अपनाई जाती है वो ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है कि उसी प्रोसीजर से आगे बढ़ेगा। ये जो है प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी मानता है। इनका ये कहना है कि जब विवादों का निपटान किया जाता है तो सिविल जो दीवानी मामले हैं उनके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसी प्रक्रिया करने के लिए ये बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को भी मानता है कि जो वर्तमान समय में प्रकृति के लिए क्या उचित है उस उद्देश्य के अनुसार भी क्या है कार्य करेगा। जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार क्या है आगे
बढ़ेगा। तो प्रकृति ने किसी के साथ क्या है, भेदभाव नहीं किया है। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, पशुओं के साथ कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, तो वो आपको क्या है, संदेह के दायरे में जुर्माना लगा सकता है। तो इस तरीके से हम कहें कि ये प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का क्या है, पालन करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना, एक्ट बना पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसके बाद उसी में 18 अक्टूबर को 2010 को इसकी स्थापना होती है। और ये चीज़ें आप देख लीजिएगा इसमें। आगे चलते हैं। हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं। पहली देखिए भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1+4 हो गया, यानी कि 5 शाखाएं इसकी हो गई। दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। हरित न्याय अधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा है यहां पर। उच्चतम न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के, वो इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसके सदस्य की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। कम से कम उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे वो इसके क्या है, सदस्य होंगे। तो उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। तो हरित न्याय अधिकरण वर्तमान में 20 सदस्य हैं, जिसमें 10 सदस्य न्यायिक व्यवस्था से हैं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है, जो 20 सदस्य हैं इनकी भी संख्या 40 हो सकती है अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 20 क्या है इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो आप वर्तमान का याद रखिए कि वर्तमान में 20 सदस्य हैं, जिसमें 10 न्यायिक व्यवस्था से हैं और 10 सदस्य पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर कोई और किसी को दिक्कत हो देख लीजिए। जो ट्रिब्यूनल है वो न्यू दिल्ली में है, ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्या है, ब्रांचेज हैं। वर्तमान में इसके 20 सदस्य हैं, जिसमें से 10 मेंबर जो है न्यायिक व्यवस्था से हैं और 10 मेंबर जो है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, यानी कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। यह न्याय अधिकरण पर्यावरणीय विषयों पर स्वतंत्र संज्ञान ले सकता है। पर्यावरण के जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री के माध्यम से क्या है, नदी को गंदा किया जा रहा है, तो स्वतः संज्ञान ले लेगा और कहेगा उस फैक्ट्री वाले से जुर्माना लगा सकता है, उसको रोक सकता है। या फिर किसी सरकारी योजना के माध्यम से भी अगर कोई पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है तो सरकार पर भी क्या है, ये जुर्माना डाल सकता है। तो ये जो है पर्यावरणीय विषयों पर स्वतंत्र संज्ञान ले सकता है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले, पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराते हुए उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। और दंडात्मक कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, बहुत बड़ी बात हो गई। और किसी कंपनी की बात की जाए तो उस पर 25 करोड़ तक का क्या है, जुर्माना भी ये ठोक सकता है। तो हरित न्याय अधिकरण अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण अधिकरण है जो पर्यावरणीय विवादों को, पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हुई। इसको यहाँ पर इंग्लिश में अगर किसी को देखना हो तो ये देख लीजिए। ये ट्रिब्यूनल है खुद इंडिपेंडेंट क्या है, संज्ञान ले सकता है। न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हो, या फिर न्यूज में आ रही हो, या फिर किसी रास्ते में अगर वो जा रहे हो, उन्हें लगता है कि पर्यावरणीय समस्याओं या पर्यावरण की क्षति हो रही है, तो वो संज्ञान ले सकता है और दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। 10 करोड़ रुपए तक व्यक्तिगत और 25 करोड़ रुपए तक क्या है, कंपनी को यह जुर्माना लगा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास भी आपको लगी कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लगातार करा रहे हैं, जो न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। अगर किसी ने न्याय व्यवस्था के टॉपिक पहले से ना देखे हों तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा अन्य कोर्ट जो हैं वो, और इसके बाद इसको देखे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटी की क्लासेस आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से भी और टेलीग्राम से भी। किसी को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।